एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बट दिस इज नॉट नेसेसरी, मतलब इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ये ऑप्शनल रीडिंग के लिए है। कॉल्ड एज वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर। ये ऑप्शनल रीडिंग की गिनती में आता है। पढ़ा रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, कौन सी चीज ये है। वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये बनाया गया था टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द आइसोटोप्स। अब आइसोटोप समझ में आएगा, इसे बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसे हम लोगों ने बोला आइसोटोप्स। अब हमारे पास में चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल कहीं और रखा हुआ है। वो चार्ज पार्टिकल बहुत तेज स्पीड के साथ में डिस्चार्ज ट्यूब में से, वो एक पूरा अलग सेटअप है, वो सेटअप कहीं और है। उस डिस्चार्ज ट्यूब में से चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पर भेजा, तेज स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ रहे। एक हमने ली स्लिट S1, स्लिट मतलब जो भी हम होल ले रहे हैं दैट इज स्लिट S1, उसमें से जाएगा, फिर स्लिट S2 में से जाएगा। उसके बाद ये एक हम लोगों ने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन बॉक्स है ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसके बाद यहाँ से जब वो चार्ज पार्टिकल निकलेगा तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन हो रहे हैं। क्या हो रहा है और उससे क्या पता चल रहा है, उस बात पे हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में एक है F इज इक्वल टू QE और दूसरा हमारे पास में है, मैंने यहाँ पर B डैश लिखा है तो मैंने यहाँ पर लिया B डैश E V, E और E कट कर दिया, V मेरे पास बचा E अपॉन B डैश। EM वेव में अपन ने ये टॉपिक पढ़ा है कि C जो होता है इट इज इक्वल टू E अपॉन B, वो EM वेव है। यहाँ पर हमने लिया कि पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, पार्टिकल कब यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड पास होगा, when its speed v is equal to E upon B dash। बात पता चल गई। क्या करना है, अपन आइसोटोप को लेके आए। आइसोटोप सपोज करिए 1H1 और 1H2, उनको अपन दूर से हाई स्पीड से लेकर आए, लेकर आकर अपन ने उसको यहाँ से जिससे वो एक ट्रैक पर सीधा सीधा चले, वो सीधा सीधा ट्रैक देने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, स्लिट S1 स्लिट S2, सीधा 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 वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अब यहाँ से ये सीधा कब जाएगा, इट विल पास अनडिफ्लेक्टेड इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू E अपॉन B डैश, या फिर वो अपना रास्ता जो है वो बदल देगा, इट विल बी डिफ्लेक्टेड। तो स्पीड अगर कम ज्यादा होगी तो वो आगे की प्रोसेस में नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। अगर उसकी स्पीड E अपॉन B डैश के बराबर है तो वो पार्टिकल सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़े, आगे बढ़ा। इस पूरे के अंदर कहीं पर भी मास नहीं है। आइसोटोप में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब यहाँ से सीधा पास होने के लिए इट इज नॉट मास डिपेंडेंट, किसी भी मास का हो वो यहाँ से सीधा सीधा आ जाए। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उसे यहाँ पर वापिस से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है B V, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू BQV। हाँ, और उसके बाद में ये उसे राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में घुमाने का काम कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। कट हो गया, r इज इक्वल टू mv अपॉन b, क्या मिला मुझे, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये जो वो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से जितने दूर के लिए वो डिफ्लेक्ट होने जा रहा है, दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। मास जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ज्यादा रहेगा। आइसोटोप, मुझे ये पता चला कि अगर वो एक ही ट्रैक पर जा रहे हैं
सारे के सारे एक ही रेडियस में है, मतलब उन सबका एटॉमिक मास बराबर। अगर वो अलग अलग शो कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका एटॉमिक मास जो है वो अलग है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर, ई की वैल्यू हमने कैसी ली है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। ये हमें किससे पता चला, बाय वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये आपको वर्ड पता होना चाहिए कि हम क्या चीज यूज करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर। किस चीज पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्या है, तो इट विल पास अनडिफ्लेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन बी डैश, एंड आल्सो रेडियस, जो भी वो यहाँ से सर्कुलर पाथ लेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। ठीक है, दैट इज मास ऑफ द कंपाउंड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हम बोल रहे हैं एटॉमिक मास। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें लिखिए द वॉल्यूम ऑफ nucleus is directly proportional to its atomic mass. Volume is directly proportional to its atomic mass. 4/3 pi constant है, तो r cube directly proportional to a, या r is directly proportional to क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। नहीं पता है तो लिख लेना, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। नहीं ध्यान हो, भूल गए हो, लिखो। बस यही फॉर्मूला हमें चाहिए, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू 1/3। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3, where r0 is equal to 1.1 into 10 raised to minus 15. r0 is equal to 1.1 into 10 raised to minus 15 meter. कॉमा करके लिखिए which is the range of nuclear force. टेन रेज टू माइनस 15 की कोई यूनिट और पता है? टेन रेज टू माइनस 3 को क्या बोलते हो? -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर हम लोग इसे बोल रहे हैं फर्मी। 10 raised to minus 15 is called as Fermi. 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 15 meter. ऐसा लिखिए, 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 15 meter. क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट the radius of oxygen nucleus. Calculate the radius of oxygen nucleus. वाला फॉर्मूला r is equal to r0 raised to 1/3, r0 की जगह 1.1 into 10 raised to minus 15, a की जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और उसका क्यूब रूट, 16 का क्यूब रूट आया 2.52,
उसको मल्टीप्लाई करिए बाय 1.1 into 10 raised to minus 15. Answer is 2.77 into 10 raised to minus 15 meter. चलिए लिखिए डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर 11th का चैप्टर नंबर 1 उसका ये पार्ट है डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। The weakest force in nature is gravitational force. कॉमा करके while the strongest force is nuclear force. डेफिनेटली अपन न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखिए न्यूक्लियर फोर्सेस आर short range forces. Nuclear forces are short range forces which holds the nucleons together. न्यूक्लियन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टुगेदर। इट इज नॉट एडिशन। एडिशन करोगे तो आंसर आएगा एटॉमिक मास, लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियन। तो जब वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उनको हमने एक टर्म दे दिया दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियन। उनको बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसे हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज का है क्योंकि कम जगह में ही उसको एक्ट करना है न्यूक्लियस के अंदर ही, तो इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अपन ये चाहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अलग कर दें तो इतना इजी काम नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस हम स्पेशली पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजियर काम। ठीक, अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन लिख लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg ratio electrostatic force ratio nuclear force is equal proportional 1 ratio 36 ratio 38। एक सेकेंड 10 रेस टू रह गया, यहाँ लिख दूं 1 रेशियो 10 रेस टू 36 और 10 रेस टू 38। 10 गायब हो गया, सॉरी। It means nuclear forces are 10 raised to 38 times stronger than the gravitational force. तो ये एक पार्ट आपका एमसीक्यू के लिए बनता है, इसको लिख लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स आर 10 raised to 38 times weaker। दोनों की लैंग्वेज में ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रॉन्गर की गिनती में, वो वाला वीकर की गिनती में 10 raised to 38 का डिफरेंस उनके अंदर रहेगा। ठीक,